नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लाश गायब नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लाश गायब नॉवल का पार्ट 3। इससे ये भी कहा जा सकता है कि मुर्दा गाड़ी का वो ड्राइवर इस काम में लगा कोई नया मुलाजिम था। एम आई राइट सर? एब्सोल्युटली माई हनी चाइल्ड। यानी कि जो बेहूद की पहले हिंदुस्तानी में फैलाते थे, अब अंग्रेजी में शुरू कर दी। अब क्या हुआ? अभी तुमने मुझे माई हनी चाइल्ड क्यों कहा? ओह वो सॉरी मैडम जी, खराब आदतें छूटते छूटते ही तो छूटती हैं। रूपा खामोश रही। ओके, सी यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फिर रूपा वहां से विदा हो गई। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत उसे अपनी पहली मंजिल के बेडरूम में मिला। आ मेरे नालायक पुत्र, बस्ता बारा। रमाकांत उसे देखते ही व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। इसका क्या मतलब हुआ? सुनील उसके सामने एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। इसका क्या मतलब हुआ? रमाकांत हाथ नचाता हुआ बड़े व्यंग्यपूर्ण भाव से बोला। माये वाह, वैसे आलम फाजिल बनता है, मतलब किसी बात का नहीं समझता। आजकल क्या बात है? सुनील अपनी लकी स्ट्राइक का पैकेट निकालता हुआ बोला। ईंट क्यों मार रहे हो? और क्या, गोद में बिठाकर प्यार करूं? रमाकांत बुनबुनाया। जिंदगी भर मैं तुम्हारे उल्टे सीधे काम करता रहा। जिंदगी भर नहीं, जिंदगी भर की तो तुम्हारी मेरी यारी भी नहीं। काम करते नहीं रहे, करवाते रहे, और फोकट में नहीं, नकदों के बदले में सही सही तसल्ली बख्श करता रहा। उसकी बात की ओर ध्यान दिए बिना रमाकांत बोलता रहा। और मैंने सारी जिंदगी में एक काम बताया, एक पहले भी बताया था सन 75 में, और उसी की ऐसी तैसी फेर दी। मैंने क्या ऐसी फेर दी? नहीं फेरी। रमाकांत आंखें निकाल कर बोला। तुम्हारे होते लाश कैसे गायब हो गई? क्यों तुमने लाश चोरी हो जाने दी? लाश गायब हो सकती थी, ऐसा कोई अंदेशा तुमने मेरे ऊपर जाहिर किया था। सुनील भी झल्लाया। तुमने कहा था कि मैंने न सिर्फ पता लगाना था कि लाश किसकी थी, बल्कि उसकी निगरानी भी करनी थी। कुछ अपनी भी तो अकल होनी चाहिए। अकल अकल के काबिल काम में बढ़ती जाती है। तुम खुद बताओ, पहले कभी तुमने सुना तक है कि कोई मुर्दा घर से लाश चोरी करके ले गया हो? अगर तुम उसकी निगरानी करवाना चाहते थे तो साफ कहना था। तब तुम क्या करते? तब मैं लाश के साथ लिपट कर उसी का कफन ओढ़ कर लेटता, फिर देखता कैसे कोई लाश चोरी करके ले जाता। बियर पिएगा? एकाएक रमाकांत का स्वर बदला। बियर पिएगा? इस बार सुनील बुनबुनाया। अब जवाब देने में ही मेरी हद तक है। ये सवाल तब पूछना था जब 15 मिनट पहले मैं यहाँ आया था। 15 मिनट पहले? प्यारे हो, तुमने तो यहाँ आए अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। नहीं हुए हैं। और सुनाओ, तुम्हारा हाल चाल तो मैंने पूछ लिया था ना? नहीं पूछा। अब पूछ लेता हूँ प्यारे हो, सुनाओ क्या हाल चाल है? अच्छा है, सुनील सुस्त स्वर में बोला। अब बियर मंगाऊं? फिश भी। रमाकांत ने इंटरकॉम पर फिश और बियर का ऑर्डर किया। वेटर के आकर चले जाने तक दोनों भुनभुनाते हुए अपनी ब्रांड की सिगरेटों के कश लगाते रहे। अब बताओ। फिर सुनील के साथ ग्लास टकराने के बाद रमाकांत बोला। माजरा क्या है? पहले तुम बताओ क्या माजरा है? कल रात तुमने खड़े पैर मुझे मोर्ग की तरफ दौड़ा दिया कि मैं मालूम करके आऊं कि वहां लाश की सूरत में पड़ी नौजवान लड़की कौन थी। ये जानने में तुम्हारा मतलब नहीं था। तुम्हारे अखबार के लिए भी वो खबर चटाकेदार ना होती। तुम अपनी बोलो। मेरे पास बंबई से अपने एक मामा की ट्रंक कॉल आई थी। मामा की? हाँ, मदनलाल सेठी नाम है मेरे मामा का। तुम यूं हैरान होकर क्यों दिखा रहे हो? पहली बार तुमने अपने किसी रिश्तेदार का जिक्र किया है। मैं तो समझता था कि तुम फुल यतीम हो, मेरी तरह। अरे, रमाकांत अकड़ कर बोला। यूं तो मेरा एक चाचा भी है लंदन में। खैर, तुम बात सुनाओ। वहाँ खुरानाओं की एक करोड़पति फैमिली है जो कि मेरे मामा की बहुत पुरानी अमृतसर से ही वाकिफ है। उस फैमिली के रामनाथ खुराना नाम के एक बुजुर्गवार मेरे मामा के लंगोटिए हैं। एक बार मैं भी मिल चुका हूँ बम्बई में इस रामनाथ खुराना से। बम्बई के टॉप ब्रास में गिनती होती है उनकी फैमिली की। अब आगे भी बढ़ोगे कि पहले मुकम्मल फैमिली हिस्ट्री का बुलंदा मेरे सिर पर पटकोगे। इस रामनाथ खुराना की एक भतीजी है, दिव्या खुराना। इंग्लैंड अमेरिका घूमी हुई लड़की है, इसलिए बेलगाम है। बहुत गलत और काबिल एतराज सोसाइटी बताई जाती है उसकी। फिर तो तुम्हारे मतलब की चीज़ हुई वो। प्यारे हो, वो मेरे सगे मामा की सगे यार की भतीजी है। जैसे तुम्हें इन बातों का लिहाज है,
तुम साले कुटुंब। अब मुझे कौन आगे नहीं बढ़ने दे रहा, रमाकांत शिकायत भरे स्वर में बोला। अच्छा, ये लड़की कई महीनों से घर से भागी हुई है। जब तक बम्बई में थी तो फैमिली को उसकी खोज खबर तो रहती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। यानी कि बम्बई वो छोड़ चुकी है। हाँ, कोई 5 महीने से। आगे? यहाँ इंपीरियल में मरी लड़की की खबर बम्बई के इवनिंग न्यूज़पेपर में छप चुकी है। उस खबर को पढ़कर रामनाथ खुराना ने मेरे मामा मदनलाल सेठी से बात की थी और पूछा था कि क्या यहाँ उसका ऐसा कोई भरोसे का आदमी था जो कि चुपचाप ये मालूम कर सकता कि मरने वाली कहीं उनकी भतीजी दिव्या खुराना ही तो नहीं थी। नतीजतन मेरे मामा ने इस बाबत मुझे यहाँ फ़ोन कर दिया और कहा कि मैं मालूम करूँ कि कहीं मरने वाली मेरे मामा के दोस्त की भतीजी ही तो नहीं थी। तुम भतीजी को पहचानते हो? नहीं, मैंने कभी उसकी सूरत नहीं देखी, लेकिन तुम इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, ऐसे मामलों की तह तक पहुँचने का इतना तजुर्बा रखते हो। ऊपर से बतौर जर्नलिस्ट मोर्ग में दाखिले के मामले में तुम्हारे सामने कोई दिक्कत नहीं पेश आने वाली थी। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम मरने वाली की पूरी जन्म कुंडली बनाकर लौटोगे, जो कि मैं नहीं बना सका। तुम मुझे ये बताओ कि चाचा के लिए ये ज़्यादा अच्छा ना होता कि वो यहाँ आ जाता और खुद लाश की शिनाख्त करता। पहले महज एक शक के बिना पर वो दिल्ली नहीं आना चाहता था, लेकिन बाद में उसे भी यही बात मुनासिब लगी थी जो तुम कह रहे हो। तब मेरे पास मामा का दोबारा फ़ोन आया था और उसने बताया था कि इस काम के लिए रामनाथ खुराना प्लेन से अपने भतीजे को दिल्ली भेज रहा था। भतीजा? महेंद्रनाथ खुराना, जौहरी इस वक्त उसे लेने गया हुआ है। आई सी। एक बात बताओ, 2 पूछो प्यारे हो। बम्बई के इस करोड़पति पंजाबी परिवार की शीला खुराना से तो कोई रिश्तेदारी नहीं, जो कभी बहुत बड़ी कथक डांसर हुआ करती थी। बहुत बड़ी तो नहीं, अलबत्ता जानी मानी कथक डांसर यकीनन हुआ करती थी। वही शीला खुराना दिव्या खुराना की माँ और रामनाथ खुराना की भाभी है। आई सी। अब तुम बताओ, कल रात तुम मोर्ग से यहाँ क्यों नहीं लौटे? उत्तर में सुनील ने पहले उसे मोर्ग की और फिर होटल की अपनी आप बीती सुनाई। सुनील चुप हुआ तो रमाकांत ने एक लंबी हुंकार भरी। तुम प्रधान के नाम से वाकिफ हो? सुनील ने पूछा। बस नाम से ही वाकिफ हूँ प्यारे हो। रमाकांत चार मीनार का ढेर सारा कसेला धुआं उगलता हुआ बोला। एक आध बार सूरत देखने का भी इत्तेफाक हो चुका है। राजनगर का बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। अंडरवर्ल्ड में काफ़ी नाम है भूतनी देदा। अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए मैजेस्टिक सर्कल के इलाके में विशाल नाम का एक रेस्टोरेंट चलाता है। ऐसे आदमी की बम्बई के किसी छोकरी की लाश में क्या दिलचस्पी? प्यारे हो, ये तो तब समझ में आए जब पहले ये साबित हो कि छोकरी दिव्या खुराना ही थी। वो कोई और भी तो हो सकती है। तुम्हें प्रधान से पूछना चाहिए था कि वो लाश को किसकी समझ रहा था। वो पूछने देता तो पूछता ना, वो तो सवाल करता था, सवाल करने नहीं देता था। प्यारे हो, जब वो लाश की जानकारी के बदले में तुम्हें 20,000 रुपये दे रहा था तो जाहिर है कि लाश में उसकी दिलचस्पी तो गहरी ही होगी। वो तो जाहिर है, और यही बात साबित करती है कि वो मेरे तक फिर पहुंचेगा। देख लेंगे माईवे को, रमाकांत अकड़ कर बोला। अपने यार पर हाथ डालने वाले का मैं हाथ तोड़कर उसके दूसरे हाथ में नहीं पकड़ा दूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जौहरी आया होगा महेंद्रनाथ खुराना को लेकर। रमाकांत बोला, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुला। जौहरी के साथ एक कीमती सूट पहने खूबसूरत नौजवान ने भीतर कदम रखा। रमाकांत उठकर उससे मिला, फिर उसने उसका सुनील से परिचय कराया। हाउ आर यू मिस्टर सुनील? महेंद्र खुराना मुस्कुराता हुआ सुनील से बोला। आई एम फाइन। सुनील अपलक उसे देखता हुआ बोला। एंड हाउ आर यू मिस्टर अमरकांत चावला फ्रॉम बॉम्बे? एंड हाउ इज़ योर सिस्टर मयूरी? बियर की चुस्कियां लेते हुए महेंद्र खुराना ने अपनी दास्तान सुनाई। कल बम्बई से मैं 6 बजे वाली फ़्लाइट नहीं पकड़ सका था, उसने बताया। मैं 9 बजे वाली फ़्लाइट से राजनगर पहुंचा था और एयरपोर्ट पर उतरते ही मैंने एक टैक्सी पकड़ी थी और सीधा मोर्ग में ये देखने की नीयत से पहुंच गया था कि वहाँ पड़ी लाश मेरी बहन दिव्या की थी या नहीं। चाचा रामनाथ ने मुझे हिदायत दी थी कि जब तक असलियत सामने ना आ जाती मैं अपनी हकीकत छुपाए रहता, इसलिए मैंने अपना असली नाम नहीं बताया। प्लेन में मेरी बगल की सीट पर जो पैसेंजर बैठा था उसका नाम अमरनाथ चावला था। मैंने अपना वही नाम बता दिया और अपनी बहन का नाम भी मयूरी बता दिया। तब मुझे ये मालूम नहीं था कि लाश मोर्ग में से गायब हो चुकी थी। बाद में तो मैंने सोचा था कि अच्छा ही हुआ कि मैंने असली नाम नहीं बताए थे। जब कोई मकसद ही हल नहीं हो रहा था तो असलियत बताने का क्या फ़ायदा था? वो तो ठीक है, सुनील बोला, लेकिन पुलिस ये पसंद नहीं करेगी कि कोई शख्स पहले तो खुद पेश हो फिर ढूंढे ना मिले। प्यारे हो, रमाकांत बोला, जब लड़की इसकी बहन निकली ही नहीं तो फिर भला क्यों पुलिस की इसमें दिलचस्पी होगी? क्योंकि इसने गायब होकर पुलिस की निगाह में अपने आप को रहस्यमय बना लिया है। पुलिस उसे ढूंढ भी लेगी तो क्या होगा? ये समझा देगा कि क्यों खानदान की इज्जत की खातिर इसने नाम की बाबत झूठ बोला था और क्यों पुलिस के झमेले में ज़्यादा ना फंसने में ही इसने अपना कल्याण समझा था।
अभी इसे क्या पता कि मरने वाली इसकी बहन थी या नहीं, लाश तो ये देख नहीं पाया। चाचा रामनाथ आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। महेंद्र खुराना रमाकांत से बोला कि आप असलियत का पता लगा कर देंगे। ज़रूर लगा कर देंगे, रमाकांत अकड़ कर बोला। लगा कर देंगे न प्यारे हो। सुनील ने बड़े अनमने भाव से सहमति में गर्दन हिलाई। फिर वो महेंद्र खुराना की तरफ घूमा। तुम्हें गारंटी है कि होटल के कमरे में जो कपड़े मौजूद थे वो तुम्हारी बहन के नहीं थे? हाँ, महेंद्र खुराना दृढ़ स्वर में बोला। मेरी बहन एक बहुत रईस मिजाज और फैशनेबल लड़की थी और बॉम्बे की टॉप की ड्रेस डिज़ाइनिंग शॉप जनराज से अपनी तमाम पोशाकें खरीदती थी। वहाँ मौजूद कपड़े तो इतने मामूली थे कि दिव्या उन्हें पहनती तो क्या, उनके करीब भी न फटकती। ऊपर से वो कपड़े बहुत कम थे। दिव्या तो 2 दिन के लिए भी कहीं जाती थी तो पोशाकों से भरा हुआ बड़ा सूटकेस लेकर जाती थी। तुम्हारे पास अपनी बहन की कोई तस्वीर है? तस्वीर? हाँ, जब तुम एक मकतूल लड़की की शिनाख्त के लिए बम्बई से खास तौर से चल कर आए हो तो शिनाख्त का कोई जरिया भी तो साथ लाए होगे। शिनाख्त का जरिया मैं खुद जो हूँ। वो तो तुम हो, लेकिन फ़र्ज़ करो तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले लाश को लावारिस जानकर उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका होता या उसे और कोई क्लेम करके ले जा चुका होता, तो उस सूरत में तुम्हारे पास अपनी बहन की तस्वीर जैसा कोई शिनाख्त का जरिया होना बेहतर ना होता? बात यह है, महेंद्र खुराना तनिक संकोचपूर्ण स्वर में बोला, कि मैं बम्बई से इतना आनन फानन रवाना किया गया था कि मुझे सूझा ही नहीं था कि शिनाख्त के तौर पर मेरे पर दिव्या की कोई ढंग की तस्वीर होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ये एक पासपोर्ट फ़ोटो उसने अपने पर्स में से एक काली सफ़ेद फ़ोटो निकालकर सुनील को दिखाई। इत्तफाकन मेरे पास है, अगर इससे कोई मदद हासिल हो तो। सुनील ने फ़ोटो उसके हाथ से ले ली। तस्वीर में एक खूबसूरत नौजवान लड़की का चेहरा अंकित था। फोटो के चेहरे पर स्टूडियो की तेज रोशनियों की ऐसी चमक पड़ी थी कि मुंह पर चौकमला मालूम होता था। ये तो बहुत पुरानी फ़ोटो मालूम होती है, सुनील बोला। 4 साल पुरानी है, महेंद्र खुराना बोला। तब ये इसने पासपोर्ट के लिए ही खिंचवाई थी। प्यारे हो, रमाकांत बोला, तुमने लाश देखी थी, क्या इस तस्वीर की सूरत उस लाश की सूरत से मिलती है? ये तस्वीर तो, सुनील बोला, किसी मोटी ताजी लड़की की मालूम होती है, जबकि वो लड़की तो बहुत सुतवा चेहरे वाली थी। दिव्या 4 साल पहले मोटी होती थी, महेंद्र खुराना बोला, लेकिन बाद में फैशन मॉडल जैसे स्लिम हो गई थी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बताओ कि क्या वो लाश दिव्या की हो सकती थी? हो तो सकती थी, लेकिन नहीं भी हो सकती थी। अब मुझे क्या पता कि 4 साल में उसकी सूरत में क्या क्या तब्दीलियाँ आई थी। मुझे पता है, लेकिन लाश तुमने नहीं देखी, इसलिए जो तुम्हें पता है वो बेमानी है। तुम्हें अपनी बहन की कोई ढंग की ताज़ा रंगीन तस्वीर साथ लेकर आना चाहिए था। ये तुम्हारी ब्लैक एंड वाइट पासपोर्ट फ़ोटो तो उस उम्र की किसी भी खूबसूरत लड़की से मिलती जुलती हो सकती है। महेंद्र खुराना ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। ऊपर से मौत के बाद, वो भी अस्वाभाविक मौत के बाद, मरने वाले की सूरत में दर्जनों तब्दीलियाँ आ जाती हैं। कई बार तो मरने वाले के सगे वाले, जो कि उन्हें रोज़ देखते हैं, लाश नहीं पहचान पाते हैं। कुरियर सर्विस से, रमाकांत बोला, ओवरनाइट तस्वीर बम्बई से राजनगर पहुंच सकती है। तुम बम्बई अपने घर में ट्रंक कॉल लगाओ। ठीक है, बम्बई से आई नई तस्वीर को फिर हम होटल के स्टाफ को दिखाएंगे। फिर कोई तो भूत ना कुछ बोलेगा। अगर ये तस्वीर दिखाकर कोशिश की जाए तो कोई नतीजा हासिल नहीं होगा, सुनील बोला। मेरा दावा है कि जो जवाब सुनने को मिलेगा वो ये होगा कि उस सूरत की लड़की तो अभी भी होटल के फला कमरे में मौजूद है या सवेरे ही कमरा छोड़कर गई है। ओके ओके, बम्बई से नई तस्वीर ही मंगवाते हैं। तुम्हारी बहन कब से तुम्हारे साथ नहीं रह रही? कोई 2 साल से। 2 साल में वो एक बार भी घर नहीं लौटी? नहीं। यानी तुम लोगों को 2 साल से उसका अता पता नहीं मालूम? ये मैंने कब कहा? अभी कहा तो कि वो 2 साल से घर नहीं लौटी, लेकिन थी वो बम्बई में ही। ओह, यानी कि वो घर से अलहदा हुई थी, गायब नहीं हो गई थी। दुरुस्त। अलहदगी की नौबत क्यों आई थी? उसकी मम्मी से लड़ाई हो गई थी। क्यों? और प्यारे लाल, किस्सा सीरियल की तरह नहीं, किस्तों में नहीं, फीचर फिल्म की तरह एक ही बार में पेश करो। मेरा नाम प्यारे लाल नहीं है, मुझे मालूम है। हाँ तो लड़ाई के बारे में क्या कह रहे थे तुम? दिव्या ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स करने के लिए पेरिस गई थी। 1 साल बाद जब वो वहाँ से लौटी थी तो मम्मी को उसके पेरिस में सीखे गए नए तौर तरीके, उसका नया लाइफस्टाइल पसंद नहीं आया था। कभी दिव्या की पोशाकों को लेकर, कभी उनके हिप्पीनुमा संगी साथियों को लेकर, तो कभी उसकी पीने खाने की आदतों को लेकर घर में रोज़ तकरार होती थी। सबसे ज़्यादा ऐतराज़ मम्मी को इस बात पर था कि रात के 2-3 बजे से पहले वो घर नहीं लौटती थी। कभी कभी तो सूरज उग रहा होता था जबकि उसके कदम घर में पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन मम्मी और दिव्या में इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि हाथापाई की नौबत आ गई। मम्मी ने गुस्से में कह दिया कि मैं इस घर में तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तो दिव्या ने भी कह दिया कि अब कभी दिखेगी भी नहीं। बस उसी घड़ी दिव्या ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और घर से निकल गई। किसी ने उसे रोका नहीं? नहीं,
दरअसल हर किसी का ख्याल था कि 2-4 दिन किसी सहेली के साथ रहकर वो खुद ही वापस लौट आएगी, लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो मैंने उसकी तलाश शुरू की। उसकी दोस्ती के दायरे में पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वो चैम्बूर के एक कमरे के फ्लैट में अकेली रहती थी। मैं वहाँ उससे मिलने गया तो वो मेरे साथ बड़ी रूखाई से पेश आई और उसने मुझे साफ कह दिया कि दोबारा मेरे वहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। तुम दोबारा नहीं गए? नहीं किया, पहली बार इतनी तौहीन जो हो गई थी। फिर कभी वो तुम्हें इत्तेफाकन भी ना मिली? मिली थी एक बार, कोई 5 महीने पहले, आधी रात के बाद लेमिंगटन रोड के एक डिस्को में एक टेबल पर अकेली बैठी थी। मैंने जाकर उसके पास बैठने की और उससे बात करने की कोशिश की थी तो उसने मुझे ये कहकर चलता कर दिया था कि वो अपने किसी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। आई सी। फिर अभी कोई 2 महीने पहले एक रात को मुझे दिव्या के बारे में बहुत बुरा सपना आया। मैंने सपने में देखा कि वो स्मैक एडिक्ट बन गई थी और निहायत वहशी किस्म के हिप्पी छोकरे उसे नोच खसोट रहे थे। मैं उस सपने से बहुत आंदोलित हुआ। अगले ही रोज़ मैं चैम्बूर में उसके फ्लैट पर पहुंचा। वहाँ मैंने ताला लगा पाया। मकान मालिक से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वो कई महीने से वहाँ नहीं थी। अलबत्ता किराया एडवांस में अदा कर गई थी और उसका सामान भी भीतर पड़ा था। मकान मालिक ने बताया कि उसने उसके कुछ दोस्तों से वार्तालाप सुना था जिससे उसे लगा था कि वो दोस्तों के साथ नेपाल जा रही थी। फिर मैं उसके बैंक में पहुंचा। वहाँ मेरी अच्छी वाकिफियत थी। वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि उसके अकाउंट में सिर्फ 40 रुपये जमा थे, जबकि कुछ ही अरसा पहले उसमें 60,000 रुपये जमा थे। इससे मुझे और भी लगा कि ज़रूर वो नेपाली चली गई थी। तुम्हारी बहन के पास पैसा कहाँ से आता था? जिस माँ ने अपनी बेटी को दुत्कार कर घर से निकाला हो, यकीनन वो तो उसे माली इमदाद पहुँचाती नहीं रही होगी। उसे फैमिली ट्रस्ट में से पैसा मिलता था, वैसे ही जैसे बाकी रिश्तेदारों को मिलता था। मतलब मेरे पिता मरते वक्त अपनी विपुल संपत्ति एक ट्रस्ट के सुपुर्द कर गए थे। उस ट्रस्ट का ट्रस्टी हमारा चाचा रामनाथ खुराना है। उस ट्रस्ट में मेरी बहन को तब तक 10,000 रुपये माहवार मिलने का विधान था जब तक कि वो शादी नहीं कर लेती थी। और शादी के बाद उसे जायदाद का 1/3 हिस्सा मिलता। कितना? सुनील साहब, वो हिस्सा करोड़ों में है। आई सी। चाचा रामनाथ सिर्फ ट्रस्टी हैं या एस्टेट की देखभाल भी वही करते हैं? वो देखभाल, महेंद्र खुराना तनिक संकोचपूर्ण स्वर में बोला, मैं करता हूँ। दिव्या को उसके गुजारे भत्ते की 10,000 रुपये की माहवारी किस्त का चेक भी मैं ही भिजवाता था। बाद में इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई कि वो नेपाल ही गई थी। इस बात की तस्दीक तो ना हुई, लेकिन इस बात की तस्दीक हुई कि अगर वो नेपाल गई थी तो वहाँ भी टिकी नहीं थी। मतलब माँ के नाम उसकी एक चिट्ठी आई थी जिसके लिफाफे पर राजनगर जीपीओ की मोहर थी। चिट्ठी हमें 12 नवंबर को, यानी कि सिर्फ 1 हफ्ता पहले मिली थी और वो जाहिर करती थी कि वो नेपाल में नहीं, राजनगर में थी। क्या लिखा था चिट्ठी में? मैं तुम्हें चिट्ठी ही दिखाता हूँ। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? महेंद्र खुराना ने अपने पर्स में से एक दोहरा किया हुआ लिफाफा निकालकर सुनील को सौंपा। सुनील ने पहले लिफाफे का मुआयना किया, फिर उसे सीधा करके उसमें से चिट्ठी निकाली। चिट्ठी पर कोई तारीख नहीं थी और वो बॉल पॉइंट पेन से लिखी मालूम होती थी। लिखा था, मेरी प्यारी मम्मी, मुझे सख्त अफसोस है कि मैं तुम्हारी अच्छी बेटी बनकर ना दिखा सकी। मैंने तुम्हें और भैया को बहुत मानसिक संताप पहुंचाया है। मेरी वजह से खानदान की नेक नामी पर धब्बा लगा है। अब मुझे अपनी नादानियों और नाफरमानियों का पूरा एहसास है। पश्चाताप की भावना ही अब मुझे एक बढ़िया और बेहतर दुनिया में ले जा रही है। ये तुम्हारे नाल लिखी हुई मेरी आखिरी चिट्ठी है। अब अपनी इस नालायक बेटी को भूल जाना। तुम्हारी बेटी दिव्या। तुम कहते हो, सुनील महेंद्र खुराना से संबोधित हुआ, कि वो चिट्ठी तुम्हें 1 हफ्ते पहले मिली थी। फिर तुमने तभी राजनगर में दिव्या की तलाश क्यों नहीं शुरू करवाई? क्योंकि महेंद्र खुराना वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला, मेरी बेहद ऊंची नाक वाली मेरी माँ ने 1 हफ्ता ये चिट्ठी छुपाए रखी। उसने चिट्ठी के बारे में ना मुझे कुछ बताया और ना चाचा रामनाथ को। फिर चिट्ठी की खबर कैसे लगी? उसी ने बताया आखिरकार, कल दोपहर के बाद। चिट्ठी छुपाए रखने की कोई वजह नहीं बताई ना। फिर मैंने और चाचा रामनाथ ने कई बार चिट्ठी पढ़ी और यही नतीजा निकाला कि दिव्या जीवन से इस हद तक निराश हो चुकी थी कि आत्महत्या कर लेना चाहती थी। चिट्ठी में बढ़िया और बेहतर दुनिया से उसकी मुराद परलोक से ही हो सकती थी। ज़रूरी तो नहीं, शायद उसका इरादा बहन प्रज्ञावती बन जाने का रहा हो। बहन कौन? महेंद्र खुराना उलझनपूर्ण स्वर में बोला। मेरा मतलब है शायद वो सांसारिक मोहमाया त्याग कर साध्वी बन जाना चाहती हो। मेरी माँ ने भी यही संभावना जाहिर की थी। आत्महत्या वाली बात मेरी माँ को हजम नहीं हुई थी, लेकिन किसी योगी या गुरु के चक्कर में पड़कर दम मारो दम स्टाइल साध्वी वो बन सकती थी। फिर मैं, मम्मी और चाचा रामनाथ कोई अगला कदम सोच ही रहे थे कि इवनिंग न्यूज़ आ गया। उसमें यहाँ आत्महत्या करके मरी लड़की की खबर थी। हमें उस लड़की की दिव्या होने की बहुत संभावना लगी।
फिर चाचा रामनाथ ने यहाँ आपको वो रमाकांत से बोला, फ़ोन करवाया और मुझे खड़े पैर वहाँ से रवाना कर दिया। बाकी जो कुछ हुआ वो आप लोगों को मालूम ही है। लाश गायब ना होती तो कहानी खत्म थी। फिर मैं लाश पर एक निगाह डालता और जान लेता कि मरने वाली मेरी बहन थी या नहीं। लेकिन अब, उसने असहाय भाव से हाथ पसारे। अब, रमाकांत बोला, अब सबसे पहले दिव्या की किसी मुनासिब तस्वीर के लिए बम्बई फ़ोन करो, सुनील बोला। नीचे ऑफिस वाले फ़ोन में एसटीडी है, रमाकांत बोला। जौहरी खुराना साहब को नीचे ले जाकर फ़ोन करवाओ। जौहरी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर खुराना के साथ वहाँ से बाहर निकल गया। एक क्षण बाद एकाएक दरवाज़ा फिर खुला और जौहरी ने अकेले भीतर कदम रखा। आपने, वो बोला, मुझे सुबह जो काम बताया था वो नहीं हुआ, सुनील बोला। शहर के किसी भी शमशान घाट पर ऐसा कोई अधेड़ ड्राइवर, मुर्दा गाड़ी ड्राइवर नहीं है जो लेफ्ट हैंडर हो और बालों में खिजाब लगाता हो। जौहरी के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। कैसे जाना, वो बोला। अभी 1 घंटा पहले इस बाबत ऑल इंडिया रेडियो से स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन इशू हुआ था। जौहरी ने असमंजसपूर्ण भाव से सुनील की तरफ देखा। लेकिन सुनील बोला, उसकी तलाश के बारे में मुझे एक बात और सूझी है। क्या, जौहरी बोला। मुर्दा गाड़ी जैसे शमशान घाटों पर होती है वैसे कब्रिस्तानों में भी तो होती होगी। हाँ, होती तो होगी। तुम इस लाइन पर ज़रा जोर मारो। अपनी इस बार की पूछताछ में इस नुक्ते का भी ख्याल रखना कि वो ड्राइवर मुर्दा गाड़ी चलाने के धंधे में कोई नया लगा शख्स हो सकता है। ठीक है। जौहरी वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो सीधा महेंद्र खुराना की छाती से जा टकराया। आप तो नीचे चले गए थे, जौहरी बोला। अभी लौटा हूँ, महेंद्र खुराना बोला। शायद मेरा सिगरेट लाइटर यहाँ रह गया है। यहाँ तो नहीं है, सुनील बोला। पता नहीं कहाँ गया। उसने नर्वस भाव से एक जेब में हाथ डाला और फिर बोला, अरे ये तो मेरी जेब में ही है। लगता है पहले रुमाल में उलझ गया था। कोई कुछ ना बोला। ओके, नेवर माइंड, वो बोला और फिर जौहरी के साथ वहाँ से विदा हो गया। सुनील एक नया सिगरेट सुलगाने में मशगूल हो गया। उसके चेहरे पर उस क्षण बड़े गंभीर भाव थे। जौहरी को क्या काम बताया था प्यारे हो, रमाकांत ने पूछा। सुनील ने बताया। नतीजा पहले ही कैसे जान गए, सुनील ने यह भी बताया। प्यारे हो, देख लेना, ये क्रॉनिकल की नई रिपोर्टर नहीं आगे चलकर तुम्हारे खूब सदके लेगी। अभी ले रही है। यानी कि आखिरकार आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। वो किस्सा छोड़ो, तुम अपने दोस्त के इस भतीजे की बात करो। जिसकी मर्जी बात करो प्यारे हो, क्या कहना चाहते हो? मुझे इस महेंद्र खुराना का व्यवहार बड़ा अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है उसके व्यवहार में? उसकी शक्ल किसी ऐसे शख्स जैसी नहीं लगती जिसकी बहन ने आत्महत्या कर ली हो। वो ना फिक्रमंद दिखाई देता है और ना हैरान परेशान। शायद उसे पहले से ही मालूम हो कि लड़की उसकी बहन नहीं। फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? तस्वीर के लिए बम्बई फ़ोन क्यों कर रहा है? उठकर अपने घर क्यों नहीं चला जाता? ये भी ठीक है, रमाकांत एक क्षण टिटका और फिर बोला। ज़रूरी थोड़ी ही है हर भाई की अपनी बहन से तेरी राखी की लाज निभाऊंगा जैसी मोहब्बत हो। वो बात हो सकती है, लेकिन फिर वो नर्वस क्यों लगता था? कहाँ लगता था? सूरज से नहीं लगता था, हरकतों से नहीं लगता था। अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए वो ताबड़तोड़ सिगरेट पी रहा था। बियर का ग्लास उठाते वक्त उसकी उंगलियां कांपती थी और वो इतनी मेहनत से नॉर्मल लगने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ये कोशिश नहीं छुप रही थी। लेकिन प्यारे हो, इसकी कोई वजह? एकाएक रमाकांत बोलता बोलता रुक गया। उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया जिसे खोलकर 3 व्यक्ति भीतर कदम रख रहे थे। सुनील ने रमाकांत के चेहरे के भाव देखे तो उसने भी रमाकांत की दृष्टि का अनुसरण किया। दरवाजे के करीब बेडरूम के भीतर खड़े 3 आदमियों में से एक को सुनील पहचानता था। वो वही लंबा तगड़ा गोवानी था जिसे प्रधान ने पेड्रो के नाम से पुकारा था। उसके पहलू में एक कोई 50 साल का गठीले बदन वाला बढ़िया सूट पहने व्यक्ति था और उसके आगे एक पेड्रो जैसा ही युवक खड़ा था। पेड्रो और उस युवक के हाव भाव ये बता रहे थे कि वे दोनों सूट वाले के मुलाजिमों जैसा दर्जा रखते थे। सूट वाले ने बारी बारी रमाकांत और सुनील के चेहरों पर निगाह डाली और फिर पेड्रो से बोला, वो ढीठ छोकरा कौन सा है? पेड्रो ने सुनील की तरफ इशारा किया। सूट वाला 2 कदम आगे बढ़ा और सुनील के सामने आ खड़ा हुआ। वो कुछ क्षण अपलक सुनील को देखता रहा, फिर कठोर स्वर में बोला, पेड्रो तेरे को बोला कि मेरे को तेरे से मिलने का था। बोला, सुनील सहज भाव से बोला। तो आया क्यों नहीं पेड्रो के साथ? क्योंकि, सुनील उसके स्वर की नकल करता हुआ बोला, मेरे को तेरे से नहीं मिलने का था। छोकरे, जब मेरे को किसी से मिलने का होता है तो वो मेरे को मिलता है। चल, उठकर खड़ा हो और मेरे साथ चल ताकि किसी अच्छी जगह बैठकर बातचीत कर सकें। इस जगह में क्या खराबी है? या फर्श पर बिच्छू रेंग रहे हैं या छत से छिपकलियाँ गिर रही है? बहुत स्मार्ट बनता है। सूट वाले ने हाथ बढ़ाकर सुनील का गिरहबंद थाम लिया। बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनता है साला। चल, उठकर खड़ा हो। सुनील ने गिरहबान से उसका हाथ झटकने की कोशिश की तो पेड्रो के युवा साथी ने उसकी तरफ रिवॉल्वर तान दी।
सूट वाले ने सुनील के गिरेबान को झटका दिया। सुनील उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रमाकांत बड़े निर्विकार भाव से पलंग पर चौकड़ी लगाए बैठा बियर की चुस्कियां और चार मीनार के कश लगा रहा था। चल, सुनील को आदेश मिला। तभी प्रवेश द्वार निशब्द खुला और उस पर जौहरी प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक लोहे का डंडा था जो उसने रिवॉल्वर थामे युवक के हाथ पर फेंक मारा। रिवॉल्वर तत्काल युवक के हाथ से छूटकर परे जा गिरी और उसने पीड़ा से बिलबिलाते हुए अपने बाएं हाथ से अपना रिवॉल्वर वाला हाथ थाम लिया। रमाकांत ने बियर का ग्लास नीचे रखा और पलंग की साइड टेबल की एक दराज में से हाथ डालकर वहां से एक रिवॉल्वर बरामद की। उसने रिवॉल्वर पेड्रो की तरफ लहराई जो कि अपनी कोट की जेब की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। पेड्रो का हाथ रास्ते में ही छिटक गया। जौहरी ने आगे बढ़कर पीड़ा से बिलबिलाते युवक के हाथ से निकली रिवॉल्वर उठा ली। सुनील वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। प्यारे हो, रमाकांत बोला, जो आदमी तुमसे बात करने को मरा जा रहा है, इसे जानते हो? नहीं, सुनील बोला, ये फर्नांडो है, मुगल बाग के फेमस डिस्को मिडनाइट का मालिक है। सूट वाले के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। यहाँ आपने 2 हथियारबंद कुत्ते लेकर घुसा है, रमाकांत बोला। मैं अभी तीनों को शूट कर दूं तो मेरे ऊपर उंगली तक नहीं उठेगी। मेरा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, फर्नांडो अपने होठों पर जुबान फेरता हुआ बोला। मेरा सिर्फ इस छोकरे से मतलब है। छोकरा मेरा यार है, जिसको इससे मतलब होगा उसे मेरे से मतलब रखना पड़ेगा। मेरे को नहीं मालूम था, अब मालूम हो गया? हाँ, तो अपने कुत्तों के लिए कोई हुक्म जारी करो। पेड्रो, जॉनी, तुम दोनों बाहर जाओ। कमरे से बाहर नहीं, क्लब से बाहर, क्लब के कंपाउंड से बाहर, सड़क पर भी क्लब से दूर। सुना? फर्नांडो बोला। पेड्रो और जॉनी ने सहमति में सिर हिलाया। अपना खिलौना लेते जाओ। सुनील ने रिवॉल्वर में से गोलियां निकालकर खाली रिवॉल्वर जॉनी की तरफ उछाल दी, जो कि उसने बड़ी मुश्किल से लब की। फिर वे दोनों वहां से बाहर निकल गए। रमाकांत ने जौहरी की तरफ देखा। मैंने इन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते देखा था, जौहरी ने बताया। मुझे इनके इरादे नेक नहीं लगे थे, इसलिए मैं इनके पीछे आ गया था। टेलीफोन हुआ? अभी नहीं। तो फिर नीचे खुराना के पास ही जाओ। जौहरी सहमति में सिर हिलाता हुआ वहां से विदा हो गया। बैठो, रमाकांत फर्नांडो से बोला। फर्नांडो एक कुर्सी पर ढेर हो गया। बियर? फर्नांडो ने इंकार में सिर हिलाया। सुनील ने उसके लाल भुक्का चेहरे पर आंखों के नीचे लटकती थैलियों पर गौर किया तो बोला, ये बियर पीने वाले शख्स नहीं मालूम होते। विस्की? रमाकांत बोला। फर्नांडो ने सहमति में सिर हिलाया। रमाकांत ने दराज में से एक विस्की की बोतल बरामद की और पानी के जग और ग्लास के साथ उसे फर्नांडो की तरफ सरका दिया। फर्नांडो ने जग परे सरका दिया, ग्लास को आधा विस्की से भरा और उसे घटाघट पी गया। उसने फिर आधा ग्लास विस्की से भरा और उसे अपने करीब रख लिया और जेब से एक सिगार निकालकर सुलगाने लगा। तुम कौन हो? फिर वो बोला। बंदे को रमाकांत मल्होत्रा कहते हैं। मैं इस झोपड़े का मालिक होता हूँ। मेरे को कैसे जानते हो? बस जानता हूँ, रमाकांत लापरवाही से बोला। राजनगर में कुछ खास किस्म के लोगों की जानकारी मुझे ना चाहते हुए भी होती रहती है। मेरे को तुमसे मिलकर खुशी हुई। रमाकांत यूं हंसा जैसे उसने भारी मजाक की बात सुन ली हो। मैं जिसकी विस्की पीता हूँ उसके साथ झूठ नहीं बोलता, फरेब नहीं करता। रमाकांत की हंसी को तत्काल ब्रेक लगा। सुनील से क्या जानना चाहते हो तुम? वो बोला। यही, सुनील पहले ही बोल पड़ा कि लाश कहाँ गायब की मैंने। सुनील ने लाश गायब नहीं की, रमाकांत बोला। तो फिर लाश कहाँ गई? फर्नांडो बोला। जहाँ भी गई सुनील के भेजे नहीं गई, लेकिन इसे मालूम ज़रूर होगा कि लाश कहाँ गई, उसे कौन ले गया। मेरे को लाश का पता लगना ही चाहिए। मैं इसके लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। तुम लाश का पता क्यों लगाना चाहते हो? सुनील बोला। ताकि उसकी मिट्टी खराब ना हो, ताकि मैं तरीके से उसकी मिट्टी ठिकाने लगा सकूं, उसे कब्रिस्तान में अपने पुरखों के करीब दफन कर सकूं। लेकिन क्यों? क्योंकि फर्नांडो के स्वर में एकाएक उदासी आ गई। उसने ग्लास उठाकर विस्की का एक घूंट पिया। वो मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी? सुनील हक बकाकर बोला। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम है वो तुम्हारी बीवी है? जवाब में फर्नांडो ने जो कुछ कहा वो सुनील के सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन कहानी दिलचस्पी से खाली नहीं थी। बकौल फर्नांडो, उसकी बीवी का नाम नैन्सी अल्फर्डो था। 5 साल पहले उसने नैन्सी से शादी की थी। तब वो कास्मो क्लब में पॉप सिंगर हुआ करती थी और उस वक्त उसकी उम्र मुश्किल से 19 साल थी। शादी के बाद 4 साल उसकी अपनी बीवी के साथ बहुत खूब कटी थी, लेकिन फिर पिछले साल वो दैट बास्टर्ड प्रधान के साथ भाग गई थी। वो बड़ी सहूलियत से प्रधान का कत्ल करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था क्योंकि नैन्सी प्रधान से मोहब्बत करती थी और वो नैन्सी से मोहब्बत करता था और वो उसकी खुशियों के बाग को उजाड़ना नहीं चाहता था। फिर 5 महीने पहले उसे खबर लगी थी कि नैन्सी ने दैट बास्टर्ड प्रधान का साथ छोड़ दिया था और अकेली बम्बई चली गई थी।
वो अपनी बीवी की तलाश में बम्बई गया था तो उसने उसे धारावी के एक घटिया से हिप्पी जाइंट में एक थर्ड क्लास बैंड के साथ गाते पाया था। उसने नैन्सी को बताया था कि वो उसे अभी भी अपनाने को तैयार था। नैन्सी ने भी उसके पास लौट आना कबूल कर लिया था। उसने नैन्सी को 20,000 रुपये दिए ताकि राजनगर लौटने से पहले वो अपने लिए कोई सलीके के इज्जतदार कपड़े वगैरह खरीद सके, और एक निहायत ज़रूरी काम के लिए खुद उल्टे पांव वापस राजनगर लौट गया था। लेकिन जानते हो, वो बोला, उस स्टूपिड छोकरी ने क्या किया? नहीं, सुनील बोला, क्या किया? वो फिर भाग गई, मुझे मूर्ख बनाकर, मेरा रोकड़ा लेकर। ओह, तब मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने बोल दिया कि मैं साली का खून करवा दूंगा। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि वो मेरा इरादा सुने तो दहशत खाए और महसूस करे कि वो मेरे जैसे आदमी के साथ दगाबाजी करके कितना बड़ा खतरा मोल ले रही थी। लेकिन दहशत खाकर मेरे पास लौटने की जगह वो ऐसी गायब हुई कि मेरे को ढूंढे ना मिली। लेकिन मैंने भी उसकी खोज खबर निकालने की कोशिशें बंद ना की। फिर आखिरकार मुझे पता लगा कि वो बड़ी खस्ता हालत में यहाँ के इंपीरियल होटल में ठहरी हुई थी और इस बात से खौफ खाए थी कि मुझे और प्रधान दोनों को ही उसकी तलाश थी। प्रधान को क्यों तलाश थी? उसके जुए के 2-3 अड्डों पर पुलिस के छापे पड़ गए थे और उसके अफीम और घड़ियों के 2 कंसाइनमेंट पकड़े गए थे। उसे शक था कि ऐसा नैन्सी की करतूत से हुआ था। नैन्सी ही उसके इतने करीब रही थी कि उसके स्मगलिंग और जुए के ऑपरेशनों की बाबत इनसाइड इन्फॉर्मेशन रखती थी। प्यारे लाल जी, इस बात का जवाब तुमने अभी भी नहीं दिया कि तुम्हें कैसे मालूम है कि कल मोर्ग से जो लाश गायब हुई थी वो तुम्हारी बीवी की थी। मैंने होटल से पूछताछ करवाई थी। मुझे मरने वाली का जो हुलिया बताया गया था वो एकदम नैन्सी से मिलता था। अखबारों में भी न्यूज़ के साथ मरने वाली का जो हुलिया छपा था वो नैन्सी से मिलता था। ऊपर से किसी और लाश गायब करवाने में प्रधान की कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। उसकी भी क्या दिलचस्पी हो सकती थी? वो जिंदा होती तो वो उससे कोई बदला उतारता, लेकिन जब वो मरी गई थी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता था कि उसने पुलिस को उसके ऑपरेशनों के बारे में बताया था या काले चोर ने? वो लाश की मिट्टी खराब करके मेरे से भी तो बदला उतार सकता था। वो कैसे? वो जानता था कि मैं नैन्सी से बहुत मोहब्बत करता था और इज्जतदार तरीके से उसकी मिट्टी ठिकाने लगाना चाहता था। वो मेरे इन सेंटिमेंट्स को समझता था और मुझे हर्ट करना चाहता था। नॉनसेंस, यू डोंट अंडरस्टैंड, रादर यू डोंट अंडरस्टैंड। तुम प्रधान को नहीं जानते। वही ऐसा टॉप का बास्टर्ड है जो नैन्सी की लाश गायब करवाने जैसी जलील हरकत कर सकता है। फर्नांडो, प्रधान को लाश का कोई अता पता नहीं। ये नहीं हो सकता, ये हकीकत है। वो तो खुद लाश ढूंढता फिर रहा है। लाश का अता पता जानने के लिए आज ही उसने मुझे 20,000 रुपये ऑफर किए थे। अता पता जानने के लिए या लाश गायब करके उसे डिलीवर करने के लिए? तुम पागल हो। मैं किसी कीमत पर ऐसा घिनौना काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। ऊपर से खुद हमें उस लाश की तलाश है। तुम्हें? उसने बारी बारी सुनील और रमाकांत का मुंह देखा। वो किस लिए? क्योंकि जैसे तुम्हारा ख्याल है कि वो लाश तुम्हारी बीवी की हो सकती है, वैसे ही किसी और का ख्याल है कि वो लाश उसकी बहन की हो सकती है। प्रधान के कहने पर या किसी और वजह से मैंने मोर्ग से लाश गायब नहीं की। हमें तो उल्टे लाश की तलाश है। लाश हमें मिल गई और वो हमारे वाकिफकार की बहन की ना निकली तो हम लाश की बाबत तुम्हें खबर कर देंगे। फिर तुम देख लेना कि लाश तुम्हारी बीवी की है या नहीं। वो सोचने लगा। वैसे मैंने लाश देखी है, सुनील बोला। अगर तुम्हारे पास अपनी बीवी की कोई साफ सुथरी तस्वीर हो तो मैं अभी बता सकता हूँ कि वो लाश तुम्हारी बीवी की थी या नहीं। तस्वीर इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, फर्नांडो बोला, लेकिन उसका तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर सकता हूँ। दैट्स गुड। वैसे लाश तुम कब तक तलाश कर पाओगे? इस बारे में अभी क्या कहा जा सकता है, शायद आज ही या कल या अगले हफ्ते। फर्नांडो ने विस्की का एक घूंट भरा और फिर गुस्से से बोला, तुम समझते हो कि मैं 1 हफ्ते तक लाश की मिट्टी खराब होने दूंगा? मैं तभी दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने भीतर कदम रखा। आओ, रमाकांत बोला। आओ मालको, आज तो चीटी के घर भगवान आ गए। प्रभुदयाल ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। उसने फर्नांडो पर निगाह डाली। तुम यहाँ कैसे? वो बोला। यूं ही। फर्नांडो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। रमाकांत मेरा पुराना दोस्त है, इधर से गुजर रहा था, विश करने को चला आया था। मैं तो बस जा ही रहा था। तुम तो बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे और कल सुबह तक उठने के मूड में नहीं मालूम होते थे। ऐसी बात नहीं, मैं तो जा ही रहा था। देख लो, मेरा तो ग्लास भी खाली है। सी यू रमाकांत, सी यू सुनील। और वो जल्दी से वहाँ से रुखसत हो गया। ये यहाँ क्या कर रहा था? प्रभुदयाल बोला। विस्की पी रहा था मालको। रमाकांत बड़ी मासूमियत से बोला। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मैं तो समझा था कि बोतल में लस्सी है। मालको, जब समझ ही लिया है कि बोतल में लस्सी है तो पेश करूँ एक गिलास? नहीं शुक्रिया। आधा? प्रभुदयाल ने घूर कर उसे देखा। रमाकांत ने निगाह फेर कर यूं 4 मीनार का लंबा कश लगाया जैसे कोई निहायत पेचीदा काम कर रहा हो।
प्रभुदयाल सुनील की तरफ आकर्षित हुआ। तो फिर क्या सोचा तुमने? वो बोला। किस बारे में? सुनील सक पकाया। लाश के साथ तुमने क्या कारगुजारी की है, बताते हो या नहीं? माई बाप, मैं पहले ही कह चुका हूँ। मुझे मालूम है पहले तुम क्या कह चुके हो। असलियत बताओ। असलियत भी वही है जो मैं पहले कह चुका हूँ। देखो रिपोर्टर साहब, मैं तुम्हारी कोई सुनीलियन पुड़िया लेने यहाँ नहीं आया। ये ना भूलो कि मैं तुम्हें हेडक्वार्टर भी तलब कर सकता था। मैं तुम्हें शक के बिना पर गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। शक की बिना पर? रमाकांत धीरे से बोला। हुई गिरफ्तारी में जमानत होने में कितनी देर लगती है? शायद बहुत देर लगे, शायद जमानत हो ही नहीं। मालको, आप इसे गिरफ्तार करो। मैं 1 घंटे में इसे रिहा कराकर दिखाता हूँ। रमाकांत के स्वर में ऐसी दृढ़ता थी कि प्रभुदयाल हकबका गया। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, वो बोला। मैं बहस भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुमने लाश कहाँ गायब की। मैंने लाश गायब नहीं की, सुनील बोला। मैं ये जवाब सुनता सुनता तंग आ गया हूँ और मैं ये जवाब देता देता तंग आ गया हूँ। देखो, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी एक इकलौती बात सुनो। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो। तुम मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं ऐसा बेहुदा काम कर सकता हूँ? हाँ, करता हूँ उम्मीद। ये जानते बुझते कि वो काम कम से कम 2 आदमियों का था। वो दूसरा आदमी मुझे दिखाई दे रहा है। मालको, रमाकांत बोला, तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है। तुम चुप करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। लेकिन आई सेड कीप क्वाइट। रमाकांत के चेहरे पर बड़े सख्त भाव आए। बड़ी कठिनाई से उसने स्वयं पर जब्त किया। देखो, प्रभुदयाल सुनील की तरफ घूमा। मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। ये ठीक है कि अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए तुम ये काम नहीं करने वाले, लेकिन ये भी हकीकत है कि किसी के भड़काए, किसी के उकसाए, किसी की दोस्ती का। उसने एक उड़ती निगाह रमाकांत पर डाली। किसी की बेमिसाल दोस्ती का हक अदा करने के लिए तुम ऐसा तो क्या, इससे ज़्यादा बेहुदा कदम उठा सकते हो? कोई खूबसूरत नौजवान लड़की तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर आवाज़ में मिश्री घोलकर तुम्हें कहे कि सोनू डार्लिंग, मुझे मोर्ग से वो लाश ला दो ना जिसकी शिनाख्त नहीं हो रही, तो तुम सिर के बल दौड़े जाओगे ये काम करने के लिए। बंदा नवाज, सुनील असहाय भाव से बोला। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे भी समझाओ, इतने काबिल बनते हो, निकालो कोई सूरत। सुनील खामोश रहा। रिपोर्टर साहब, ये तो मेरी गारंटी है कि लाश के पीछे तुम अपने अखबार की वजह से नहीं पड़े। वो कैसे? वो ऐसे कि वो आत्महत्या का एक मामूली केस था जो कि रूटीन में दिन के वक्त प्रेस द्वारा कवर किया जा चुका था। तुम्हारे चेले अर्जुन को इंपीरियल के गिर्द मंडराते मैंने खुद देखा था। तुम अब ब्लास्ट के चीफ रिपोर्टर होते हो। मुझे कोई एक यकीन के काबिल वजह बताओ जो आधी रात को मोर्ग में तुम्हारी मौजूदगी को जस्टिफाई करती हो। बोलो। सुनील से जवाब न दिया गया। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी कैंची की तरह चलने वाली जुबान इस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दे रही। वो क्या है कि अब एक नेक और ईमानदार शहरी की तरह ये बताओ कि किसके भेजे तुम मोर्ग गए थे? कौन है तुम्हारी पीठ के पीछे जो लाश की शिनाख्त कराना चाहता था और शिनाख्त हो जाने के बाद जिसने तुम्हें लाश गायब कर देने के लिए कहा था? ऐसा कोई नहीं। यूँ जवाब न दो, पहले उस शख्स से मशवरा कर लो जिसे तुम कवर करने की कोशिश कर रहे हो। शायद उसे ही अपना नाम जाहिर होने से ऐतराज़ ना हो। मैं तुम्हें कल शाम तक का वक्त देता हूँ। कल शाम तक कोई मुनासिब जवाब मुझे ना मिला तो फिर मैं तुम्हें भी देख लूँगा और तुम्हारे उन जिगरी यारों को भी। उसने आंखों से रमाकांत की तरफ भाले बर्छियाँ बरसाए जो 1 घंटे में तुम्हारी जमानत करवा सकते हैं। और फिर वो बेडरूम के फर्श को लगभग रौंदता हुआ वहाँ से कूच कर गया। सुनील नीचे पहुँचा। तभी पेड्रो ने क्लब में कदम रखा। सुनील को देखकर वो लंबे डग भरता हुआ उसके करीब पहुँचा। वो कुछ क्षण सुनील को घूरता रहा, फिर उसने एक बंद लिफाफा सुनील की तरफ बढ़ा दिया और बोला, बॉस ने भेजा है। लिफाफा अभी सुनील की पकड़ में ठीक से पहुंचा भी नहीं था कि वो घूमा और वहां से बाहर निकल गया। सुनील ने लिफाफा खोला। लिफाफे में एक पोस्ट कार्ड साइज की रंगीन तस्वीर थी जिसके पीछे लिखा था नैन्सी अल्फ्रेडो। तस्वीर पूरे जिस्म की थी और उसमें वो बेहद टाइट सफ़ेद जीन्स और ब्राउन रंग का बनियानुमा ब्लाउज पहने थी। उसकी बाहें और कंधों का अधिकतर भाग नंगा था और जीन्स और ब्लाउज के बीच में से संगमरमर की रंगत का नाभि के इर्द गिर्द का पेट का भाग उजागर हो रहा था। उसकी कमर पतली थी, कूल्हे भारी थे और छातियां भरी भरी थी। उसकी सूरत में खुराना की बहन की सूरत के मुकाबले में लाश के साथ कहीं ज़्यादा समानता दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी निर्विवाद रूप से ये कहना मुहाल था कि वो तस्वीर मोर्ग से गायब लाश की थी। तभी महेंद्र खुराना बाहर निकला। उसने तनिक उचककर सुनील के हाथ में थमी तस्वीर पर निगाह डाली। किसकी तस्वीर है? फिर वो बोला, तुम्हारा सवाल ही बताता है कि इस तस्वीर की सूरत में और अपनी बहन की सूरत में तुम्हें कोई समानता नहीं दिखाई दे रही। सुनील बोला, ऐसी बात तो नहीं। कद काट मिलता है, हेयर स्टाइल नहीं मिलता, लेकिन गालों की रंगत मिलती है, फिगर मिलती है, चेहरे का कटाव मिलता है, लेकिन फीचर नहीं मिलते। खास तौर से आंखें। दिव्या की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। है कौन ये?
सुनील ने बताया। उसने उसे फर्नांडो और उसके अपने 2 चमचों के साथ वहां आगमन के बारे में और पुलिस हेडक्वार्टर के टॉयलेट में प्रधान से हुए अपने टकराव के बारे में भी बताया। वो दोनों, सुनील बोला, प्रधान और फर्नांडो ये समझते हैं कि लाश इस तस्वीर वाली लड़की नैन्सी अल्फ्रेडो की है और लाश मेरे कब्जे में है। ओह, तुम्हारी कॉल लगी? हाँ, आखिरकार लगी। कुरियर सर्विस के माध्यम से तस्वीर आज ही रात यहाँ पहुँच जाएगी। गुड। रात 11 बजे महेंद्र खुराना ने अपनी बहन का एक रंगीन क्लोजअप सुनील को सौंपा। सुनील ने क्लोजअप का मुआयना किया। पासपोर्ट साइज फोटो के मुकाबले में वो तस्वीर बहुत बड़ी थी, बहुत साफ थी, लेकिन फिर भी किसी नतीजे तक पहुंचने में वो सुनील की कोई मदद ना कर सकी। सुनील को वो मोर्ग वाली लाश जैसी ना लगी। ये तस्वीर कितनी पुरानी होगी? सुनील ने पूछा। ध्यान नहीं, महेंद्र खुराना बोला। दिव्या के घर छोड़ जाने से तो बात की ही होगी। 2 साल में जो लड़की एक बार भी घर वापस नहीं लौटी, उसने अपनी तस्वीर तो घर क्या भेजी होगी। ठीक, फिर तो ये तस्वीर भी पुरानी ही हुई। नौजवान सूरत में 2 सालों में बेशुमार तब्दीलियां आ जाती हैं। खुराना खामोश रहा। इस तस्वीर में भवें बहुत भारी है। गायबशुदा लाश की भवें ऐसी नहीं थी। दिव्या जब हमारे घर में ही थी तो मुझे याद है कि उसने भवों की थ्रेडिंग करानी और उन्हें बारीक बनाकर रखना शुरू कर दिया था। तस्वीरों में होंठ भी पतले हैं। वो लिपस्टिक इस तरीके से लगाती थी कि होंठ पतले लगते थे। तस्वीर में तो खास तौर से लाश के होठों पर लिपस्टिक तो होगी नहीं जो। वो खामोश हो गया। ठीक है, अंत में सुनील पटाक्षेप सा करता हुआ बोला, कल तुम्हारी बहन और फर्नांडो की बीवी की तस्वीरें इंपीरियल होटल के स्टाफ को दिखाएंगे, फिर देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। तो दोस्तों, ये था लाश गायब नॉवल का पार्ट 3। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।